So, very good evening, everyone. Today is our second day of blood, and hopefully आज जो है हमारा ब्लड का लास्ट सेशन होने वाला है। आज हम लोग ब्लड को कंप्लीट कर लेंगे। तो कल हम लोगों ने आपका डब्ल्यूबीसी के अंदर ग्रेनुलोसाइट्स कवर कर लिया था, अग्रेनुलोसाइट्स के अंदर सॉरी हम लोगों ने लिम्फोसाइट्स कवर कर लिया था। आज बात करेंगे हम लोग मोनोसाइट्स की। मोनोसाइट्स जो है आपका लार्जेस्ट ब्लड सेल है, जो कि आपका जो डेड सेल्स होता है, जो एंटीबॉडीज के सॉरी जो फॉरेन एजेंट्स आपके बॉडी के अंदर आए हुए हैं, उनके जो डेड सेल्स हैं या टिश्यूज हैं और भी चीजें हैं, तो उनको खाने के लिए जो मेन रिस्पॉन्सिबल है दैट इज अ मोनोसाइट्स। अब कैसे रिस्पॉन्सिबल है, क्या सारी चीजें, उसको हम लोग अभी डिटेल में देखेंगे। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, कल मैंने आप लोग को एक टर्म समझाया था न्यूट्रोफिल्स के अंदर, कि जब न्यूट्रोफिल्स किसी फॉरेन एजेंट को खाता है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? चैट बॉक्स में बताओ बेटा, तब तक मैं यहाँ चलता हूँ। सर फॉगियोसाइट। क्या बोला आपने? सर फॉगियोसाइट कुछ ऐसे था। फैगोसाइटिस, ठीक है। क्या है बेटा? फैगोसाइटिस। फैगोसाइट। हाँ, फैगोसाइटिस, वेरी गुड। तो आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं भाई? हम पढ़ रहे हैं आज मोनोसाइट्स। देखो क्या पढ़ रहे हैं, मोनोसाइट्स। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए। आप लोगों ने एक टर्म देखा होगा दैट इज मैक्रोफेजेस। सभी ने सुना है इस चीज के बारे में, मैक्रोफेजेस के बारे में? मैक्रोफेजेस के बारे में सभी ने सुना है, लेकिन आप लोगों ने व्हाइट ब्लड सेल्स पढ़ा? ये देखो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये पूरा आपने व्हाइट ब्लड सेल्स पढ़ लिया, व्हाइट ब्लड सेल्स के पूरे टाइप्स पढ़ लिया आपने, इसके अंदर मैक्रोफेजेस है नहीं। तो ये पिक्चर में आया कहां से मैक्रोफेजेस? कोई बताना चाहेगा मुझे? किसी को पता है कि मैक्रोफेजेस आया कहां से? भाई मम्मी पापा तो होंगे इसके, ऐसे तो नहीं है कि वो आ गया अपने आप ही आ गया वो। तो कहाँ से आया, कौन है इसके मम्मी पापा, कहाँ से ओरिजिन है, क्या चीज है? किसी को पता है मैक्रोफेजेस के बारे में? टिश्यू। हम्म। क्या चीज? टिश्यू टिश्यूज। टिश्यू से आया है? देखो टिश्यू से अपने आप नहीं आएगा मैक्रोफेजेस। क्या होता है, आप ध्यान दो यहाँ पे। पहले थोड़ा सा मैं मोनोसाइट्स के बारे में बताता हूँ, मोनोसाइट्स होता क्या है, क्या क्या चीज है। मोनोसाइट्स क्या है? आपका एक अग्रेन्युलोसाइट है, आप लोगों को पता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग थोड़ी देर बाद आएंगे तो मैक्रोफेजेस पे। देखो मोनोसाइट्स क्या करता है, ये फैगोसाइटोसिस करवाता है, करता है सॉरी, फैगोसाइटोसिस करता है। फैगोसाइटोसिस मतलब क्या, कि जो भी डेड सेल्स हैं उनको खाता है, ईट करता है, ठीक है। तो ये फैगोसाइटोसिस करता है मोनोसाइट्स। ये आप लोग पहला पॉइंट लिखोगे। ओके। फिर ये जो कुछ मोनोसाइट्स है ना आपके, ये क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर? ये कन्वर्ट हो जाते हैं आपके मैक्रोफेजेस में। इसमें कन्वर्ट होते हैं मैक्रोफेजेस में। और मैक्रोफेजेस में कैसे कन्वर्ट होते हैं, ये क्या करेगा, जो आपके टिश्यूज हैं, ये आपका मान लो ब्लड वेसल है ये, ठीक है, उसके आसपास सराउंडिंग में जो टिश्यूज हैं, तो मोनोसाइट क्या करेंगे कि यहाँ से आपके ब्लड सेल से इन टिश्यूज के पास चला जाएगा, और यहाँ पे ये अपने आप को मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट कर लेता है। आप लोगों को एक ना पॉकीमोन जो है सीरियल आता था, सीरियल कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, पॉकीमोन, जो एक सीरीज आती थी कार्टून नेटवर्क पे। तो पॉकीमोन में आप लोग देखते होंगे कि जो कोई एक क्या कहते हैं उसको, बल्बासोर था, ठीक है, वो विकसित होके कुछ और बन जाता था, नया टर्म बन जाता था। चालीजार्ड था, वो विकसित होके कोई और जो है एडवांस वर्जन बन जाता था। तो वैसे ही आपका मोनोसाइट का एडवांस वर्जन बन जाता है मैक्रोफेजिस, जो कि बहुत ही ज्यादा आपके बॉडी के अंदर पाया जाता है, और मेनली फेटोसाइसिस मतलब कि आपके डेड सेल्स, डेड बॉडीज को या डेड सेल्स को, डेड बॉडीज यहाँ पे लिख लो, हाँ, डेड बॉडीज को खाता कौन है? मैक्रोफेजिस खाता है, ठीक है। तो पहली चीज आप लोगों ने क्या देखी है, मोनोसाइट्स या मैक्रोफेजेस क्या काम कर सकते हैं? फैगोसाइटिस, जो डेड बॉडीज हैं, चाहे वो आपके डेड सेल्स की बॉडीज हो, चाहे वो फॉरेन एजेंट की बॉडी हो, उनको खाता है। ये आपने पहला काम देखा। दूसरा है ये, जो ये मैक्रोफेजेस है ना, इसके बहुत सारे फंक्शन है। जो ये मैक्रोफेजेस हैं, इसके बहुत सारे फंक्शन है, ये आपके बॉडी के अंदर ना बहुत जगह पाए जाते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कहाँ कहाँ,
तो ये आप लोग देखोगे अपने एल्वोलाई के अंदर भी, ठीक है, ये आप देखोगे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर भी, ये देखोगे आप यूट्रस के अंदर भी, ठीक है, और ये बहुत सारी जगह पाया जाता है। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो, सॉरी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका बोन मैरो मैक्रोफेजेस, ये ये तो ये चीज आ गई आपका। देखो, ब्रोंकियोल मैक्रोफेजेस आपके ब्रोंकियोल्स में पाया जाता है, फिर आपके प्लेसेंटा में ही पाया जाता है, और ये आपके लिवर के अंदर पाया जाता है, आपके ब्रेन के अंदर पाया जाता है, आपके इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो ये है। और मोनोसाइट जो है मोस्टली आपके ब्लड वेसल्स, सॉरी, ब्लड के अंदर आपका मोनोसाइट रहता है। बाकी जो प्रेजेंट आपके एल्वोलाई के अंदर हो गया, वहां पे जो है मैक्रोफेजेस पाए जाते हैं। वो अगर कोई बैक्टीरिया या वायरस जो है एल्वोलाई से आने की कोशिश करता है, आपके मान लो कोई बैक्टीरिया जो है आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से होते होते एल्वोलाई तक आया, तो यहाँ पे आपका मैक्रोफेजेस आता है जो उस बैक्टीरिया को मारने की यहीं पे कोशिश करता है। मान लो अगर वो आपके ब्लड वेसल्स में आ गया, तो ब्लड वेसल्स में आने के बाद फिर क्या कहते हैं, आपके न्यूट्रोफिल्स वगैरह सारी चीजें इंप्लीमेंट करेंगी, वहां पे लड़ेंगी उन वायरस बैक्टीरिया से, और फिर उसको डेड करने की कोशिश करते हैं। तो मैक्रोफेजेस आपके बॉडी के अंदर बहुत जगह पाए जाते हैं। तो यही है। तो क्या हो गया, मोनोसाइट क्या है या मैक्रोफेजेस क्या है? आपका लार्जेस्ट ब्लड सेल्स हैं, सबसे लार्जेस्ट। देखा आपने कितनी जगह पाए जाते हैं आपके? लार्जेस्ट ब्लड सेल है, हेल्प इन क्लीनिंग ऑफ डेड सेल्स। तो ये चीज है मोनोसाइट्स के सर अंदर। मोनोसाइट मोनोसाइट से किसी को दिक्कत परेशानी? सर मोनोसाइट को मैक्रोफेजेस भी कहते हैं? हाँ, आप मोनोसाइट को मैक्रोफेजेस कह सकते हो, एडवांस्ड वर्जन है ये, ठीक है। और मोनोसाइट जो है लिवर में जाके मैक्रोफेजेस बनता है, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ओके सर। सॉरी, लिवर में नहीं, टिश्यू में जाके जो है वो मैक्रोफेजेस बनता है, टिश्यू में जाके। ये नोट डाउन कर लीजिए, जो मोनोसाइट्स है वो टिश्यूज में जाके आपका मैक्रोफेजेस बनता है। ये है, यहाँ पे मैंने लिखवाया हुआ है। ठीक है, क्लियर है? ये क्लियर है तो बेटा लिखो एक बार चैट बॉक्स में जरा, फिर हम लोग आगे स्टार्ट यस करेंगे। सर, क्लियर है। चलिए चलिए, शाबाश। चलिए अब नेक्स्ट, ऑल क्लियर सभी को? सभी लोग चैट बॉक्स में कंफर्म करो एक बारी, थोड़ा सा एक्टिव रहो। चलिए अब हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज अ प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे, दैट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, यहीं पे लेके आता हूँ आपको दोबारा से। चलो भाई, जरा आंसर बताओ मुझे आप लोग। आपके ब्लड वेसल्स के अंदर क्या क्या चीज पाई जाएंगी? मान लो आपकी ब्लड वेसल्स हैं, क्या क्या चीज रहती है ब्लड वेसल्स में? बोलो। लो, मैं यहाँ पे ब्लड वेसल बना देता हूँ आपका। क्या क्या रहेगा इस ब्लड वेसल्स के अंदर? क्या क्या चीज पाने देखने को मिलेगा आप लोगों को? बोलो बोलो, क्या क्या मिलता है ब्लड वेसल्स के अंदर? मतलब ब्लड के अंदर क्या क्या चीजें रहती हैं आपकी? प्लाज्मा, ठीक है, चलो प्लाज्मा बना दूं पहले। लो भाई, प्लाज्मा कैसा होता है? सबसे ज्यादा है तो प्लाज्मा को थोड़ा ज्यादा बना देते हैं, इस तरीके वाटरी होता है ना ये थोड़ा सा, लो इसको वाटरी करके जो है प्लाज्मा बना दिया यहाँ पे। ठीक है, लो भाई प्लाज्मा बना दिया यहाँ पे। और क्या मिलेगा मुझे प्लाज्मा के अलावा? प्लाज्मा तो वाटर के अंदर ही होता है ना, तो प्लाज्मा हो गया। और बोलो, ब्लड सेल्स कौन कौन से होंगे? अरे आरबीसी होगा ना, आरबीसी होगा, ठीक है। क्या होगा? आरबीसी होगा। लो आरबीसी बना दूं यहाँ पे, इस तरीके से, लो आरबीसी बना दिया। और क्या होगा आरबीसी के अलावा? डब्ल्यूबीसी होगा। डब्ल्यूबीसी व्हाइट होता है तो इसको व्हाइट बना देते हैं, लो इसको व्हाइट बना देते हैं, इसको व्हाइट बना दिया, दिख नहीं रहा, इस कलर से बना देते हैं, ये भी नहीं दिख रहा, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका डब्ल्यूबीसी। और बताओ डब्ल्यूबीसी के अलावा क्या हो गया? और डब्ल्यूबीसी के अलावा क्या हो गया? ये डब्ल्यूबीसी मान लो। और क्या होगा डब्ल्यूबीसी के अलावा? प्लेटलेट्स, ठीक है। यहाँ पे प्लेटलेट्स आपके सब छोटे सेल्स होते हैं, तो प्लेटलेट्स को मैं ऐसे डॉट डॉट में बना देता हूँ,
ठीक है, चलो ये होता है आपके ब्लड वेसल्स के अंदर। ओके, तो मैं इसको लिख दूं, ये क्या हो गया आरबीसी, ये क्या हो गया डब्ल्यूबीसी, और ये क्या हो गया आपका प्लेटलेट्स, और ये क्या हो गया प्लाज्मा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी? यही आपके ब्लड के अंदर देखने को मिलता है। फर्दरली अगर और क्लासीफाई कर रहे हैं हम लोग, तो प्लाज्मा के अंदर जो है आपका वाटर हो गया, फिर उसके बाद आपके इलेक्ट्रोलाइट्स, आयंस, ये सारी चीजें होती है, प्रोटीन्स आपकी होती है, ये हो गया डब्ल्यूबीसी के अंदर, फिर फर्दर और सारी चीजें होती हैं, बट इन डिटेल ये आपके ब्लड वेसल्स के अंदर पाया जाता है। इसमें किसी को कोई दिक्कत परेशानी? सब क्लियर? ठीक है, हाँ हाँ ओके। तो हम किस चीज के बारे में पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे प्लेटलेट्स के बारे में। तो प्लेटलेट्स क्या करता है, मेन फंक्शन क्या है? प्लेटलेट्स आपका, जब कोई स्किन में इंजरी हुई है या कोई दिक्कत परेशानी हुई है आपको, तो ये मेन फंक्शन प्लेटलेट्स का क्या है? ब्लड क्लॉटिंग का। मेन फंक्शन क्या है? ब्लड क्लॉटिंग का इसका मेन फंक्शन है। प्लेटलेट्स का क्या मेन फंक्शन है? ये आपके ब्लड क्लॉटिंग में आपको हेल्प करता है बेटा। ओके, कोई दिक्कत परेशानी इसमें? तो ये मैंने आपको बता दिया, जो है प्लेटलेट्स क्या है, मेनली आपका ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। और इसको प्लेटलेट्स को हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। और ये आपके बोन मैरो में बेसिकली बनता है। बोन मैरो में कहा? आपके मेगा कैरियोसाइट्स के अंदर। प्लेटलेट्स कहाँ बनता है? आपके बोन मैरो में मेगा कैरियोसाइट सेल्स हैं, उसके अंदर आपका प्लेटलेट्स बनता है। इसको हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है आपके ब्लड क्लॉटिंग में। कैसे होता है ये पूरा मैकेनिज्म मैं आप लोग को बताऊंगा कि कैसे आपका ब्लड क्लॉट होता है, डोंट वरी। सबसे स्मॉलेस्ट ब्लड सेल्स हैं, यहाँ पे आप लोग देख पाओगे, ये देखो मैंने सबसे स्मॉलेस्ट बनाया हुआ है यहाँ पे, ये देखो सबसे छोटा बनाया हुआ है, स्मॉलेस्ट ब्लड सेल है। चलिए, फिर इसके बाद जो आपके प्लेटलेट्स होते हैं, इसका जो डोनेटेड लाइफ है प्लेटलेट का, वो 5 डेज के आसपास है। और इसका शेप जो है वो आपको राउंड या ओवल देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलता है? जब मैं आप लोगों को ब्लड क्लॉटिंग बताऊंगा तो वहां पे डिटेल में बताऊंगा कि इसका जो शेप है वो ओवल क्यों है, राउंड क्यों है। ओके, और लाइफ स्पैन जो है इसका वो 8 to 12 डेज के आसपास रहता है। और न्यूक्लियस इस सेल के अंदर प्रेजेंट रहता है। इसके पीछे भी रीजन है क्यों प्रेजेंट रहता है। ये सारी चीजें ना, जब मैं आपको ब्लड क्लॉटिंग पढ़ाऊंगा, अभी जस्ट पढ़ाऊंगा आप लोगों को, डोंट वरी, तो उसमें आप लोगों को समझ आने तो वाली सर है। बुलेट प्लेटर्स, सर बुलेट प्लेटर्स किसी को डोनेट कर सकते हैं? क्या चीज? जैसे ब्लड बुलेट आएंगे प्लेटर्स। एक मिनट, आएंगे उसके ऊपर, पहले इसको कंप्लीट कर लें। तो ये जो जनरल क्वेश्चंस है ना, ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद पूछो। ओके, ये डोनेट कर सकते हैं क्या क्या नहीं। अब इसका मेन फंक्शन क्या है? आपका ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है आपको। दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ द प्लेटलेट्स, नो इश्यूज। अब प्लेटलेट्स आपका क्लॉटिंग प्रोसेस में आपको हेल्प करता है। कोई अगर आपको बाउंड चोट लगा है तो उसको प्रिवेंट, ब्लड लॉस को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। जो आपके डैमेज्ड वेसल्स हैं उनको रिपेयर करने में हेल्प करता है। और इसकी अगर हम बात करें तो 1,50,000 से 4,00,000 पर माइक्रोलीटर ऑफ योर ब्लड रहता है। मैं आपको कल क्लास में समझा चुका हूँ कैसे आप माइक्रोलीटर ब्लड निकालते हो। फिर जो प्लेटलेट्स होते हैं वो आपको ब्लूइश या रेडिश कलर को हल्का सा देखने को मिलेगा, ग्रेनुल्स। ये देखो प्लेटलेट्स इस तरीके का, इस कलर का आपको देखने को मिलता है। ओके, ये है। और जो आपका एक टर्म है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपका जो ब्लड प्लेटलेट है वो कम हो जाता है। ओके, तो ये जनरल टर्म था आपका प्लेटलेट के बारे में। प्लेटलेट में बस आपने इतना समझना है अभी कि ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। चलिए अब आइए कि ये ब्लड क्लॉटिंग होता कैसे है। अब यहां से समझो, यहां से आप लोगों के लिए मेन जो है काम स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पे आप लोग ध्यान दोगे अभी, ठीक है? चलो, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत परेशानी जो भी यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा अभी तक? ऑल क्लियर? चलिए अब आइए नेक्स्ट, ब्लड क्लॉटिंग पे। देखिए अब ध्यान से, आप लोग बड़े डिटेल में पढ़ने वाले हो ब्लड क्लॉटिंग होता कैसे। चलिए पहले कुछ जनरल क्वेश्चंस आप लोगों के लिए। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? ब्लड क्लॉटिंग पढ़ रहे हैं। अच्छा, आप लोगों ने पढ़ा है एक टर्म। अच्छा मुझे बताओ कौन कौन से फैक्टर्स आपके ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जरा चैट बॉक्स में बताओ, तभी तो आप लोग क्लियर होगी। कौन कौन से सर फैक्टर? फिब्रिनोजन। एक मिनट, चैट बॉक्स में बताओ बेटा। सर मैं फोन खराब है, टाइप नहीं होता है। ठीक करवाओ उसको। ब्लड क्लॉटिंग, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी। क्या क्या हो गया? जब बोलूंगा माइक ऑन करने के लिए तब बोलेंगे आप लोग। क्या कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं? विटामिन के,
ठीक है, और बताओ। विटामिन के, फिब्रिनोजन। प्लेटलेट्स, फिब्रिनोजन, ठीक है, ओके। और भी कुछ, और भी कुछ रिस्पॉन्सिबल होता है? सभी बोलो भाई। जी सर, कैल्शियम या सोडियम में से एक होता है सर। हाँ, कैल्शियम होता है, गुड। और बताओ। कैल्शियम नहीं होता, कैल्शियम आयंस होता है रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। और बोलो। इतनी सारी चीजें हैं। अब देखो, कैल्शियम आयन, गुड, वेरी गुड, ठीक है। अब देखो, अब ये सारी चीजें आप लोग रिलेट कर पाओगे। ब्लड वेसल्स बना दो, किसी को कोई दिक्कत परेशानी? लो, ब्लड वेसल्स बना देते हैं। प्यारा सा ब्लड वेसल। किसका ब्लड वेसल बनाए? मान लेते हैं ये आपकी ब्लड वेसल्स हैं। पूरा कवर करना पड़ेगा ना, अगर निकल गया यहाँ से तो ब्लड। ओके। अब आपके यहाँ पे हम सिर्फ प्लेटलेट लेते हैं, एक एक, मतलब कि प्लेटलेट्स को यहाँ पे लेंगे। मान लो ये आपके प्लेटलेट्स हैं, दूसरे कलर में बनाता हूँ प्लेटलेट्स। एक्टिव रहना, देखो बता रहा हूँ अभी आपको। मान लो ये आपके प्लेटलेट्स हैं, इसके अंदर बताओ भाई, न्यूक्लियस प्रेजेंट है या नहीं है? प्रेजेंट है, बिल्कुल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये मान लो आपका प्लेटलेट्स है। अब क्लास के अंदर कोई बच्चा एक ऐसा कि सिमरन है, ठीक है। सिमरन चली गई रनिंग करने के लिए, ठीक है। रनिंग करने गई वो, और रनिंग करते करते उसको चोट लग गया, ठीक है। उसको चोट लग गया और उसका यहाँ पे जो ब्लड, सॉरी, इसका जो स्किन है वो यहाँ पे रप्चर हो चुका है, ठीक है। मतलब कि स्किन पे कट लग चुका है एक। तो यहाँ पे अगर मैं कट लगा दूं इसके स्किन के ऊपर, तो यहाँ पे मैं अगर कट लगा दूं स्किन के ऊपर, तो किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे जब स्किन के ऊपर कट लग चुका है, तो क्या होंगी आपकी यहाँ पे सारी चीजें मूव ऑन होंगी आपकी। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, ये सारा चीज क्या होगा, मूव ऑन होगा, यहाँ चलता रहेगा। और यहाँ पे अगर कट लगा हुआ है तो ये क्या होगा, यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे सभी, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है, ब्लड लॉस हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, ब्लड लॉस हो रहा है। ब्लड लॉस हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है, ब्लड लॉस हो रहा है। अब हमें इस ब्लड को क्या करना है, रोकना है, क्लॉट करना है। क्लॉट मतलब क्या होता है, स्टॉप या रोकना। तो अब इस ब्लड को हमें क्या करना है, रोकना है। अब कैसे रोकेंगे, आपकी बॉडी कैसे रोकेगी इस ब्लड को क्लॉट होने से, तो वो आप लोग अभी यहाँ पे देखो, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे आपके बॉडी के अंदर कट लगा, तो जो ये प्लाज्मा है, ठीक है, मैं प्लाज्मा का सबसे पहले आप लोगों को बता रहा हूँ। ये देखो, इसको अभी 2 मिनट के लिए यहाँ पे साइड में रोक लो, क्योंकि प्लाज्मा का मेन वर्क होता है। मैं आपको पूरा सीक्वेंस बता रहा हूँ। ये प्लाज्मा क्या होता है, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है, वाटरी स्ट्रक्चर है। अगर मैं प्लाज्मा को बाहर निकालूंगा, अगर मैं मान लो प्लाज्मा को किसी एक बाल्टीन में निकाल के रखूं, ये प्लाज्मा है यहाँ पे, इस प्लाज्मा को मैं अगर बाहर निकालूं, ठीक है, तो ये प्लाज्मा थोड़ी देर बाद क्या होगा, आपका क्लॉट होना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये आपका क्लॉट होना स्टार्ट हो जाएगा, क्लॉट होना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे। जो जो ये इस तरीके से जो सराउंडिंग आउटर लेयर होगी वो क्लॉट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर एक और टर्म है, जो ये बचा हुआ आपका ब्लड है ना, इसको हम लोग सीरम कहते हैं। ये नोट डाउन कर लो एक चीज आप लोग, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। इसको हम लोग सीरम कहते हैं। जो ये क्लॉट हो चुका है तो ये तो पपड़ी बन जाएगी आपकी बाद में, और जो ये बचा हुआ ब्लड है बीच का, उसको हम लोग सीरम कहते हैं। ये नोट डाउन कर लो आप लोग। तो जैसे ही आपका चोट लगा ना, तो सबसे पहले क्या होता है, आपका प्लाज्मा जो है यहाँ पे आता है, और प्लाज्मा क्या करता है, यहाँ पे कहीं ना कहीं क्लॉट होने की कोशिश करता है, बट वो हो नहीं पाता। इसके बाद मेन फंक्शन जो है ना आपका, वो प्लेटलेट का स्टार्ट होता है, ठीक है। प्लेटलेट क्या होता है, यहाँ से सराउंड कर रहा है, यहाँ से मूव कर रहा है। इसका स्ट्रक्चर आप लोगों को मैं दिखाऊं, ये देखो इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था ना, दिखाऊंगा आप लोगों को तो आपको समझ आएगा बाद में। देखो, इसका राउंड स्ट्रक्चर है, राउंड या ओवल स्ट्रक्चर होता है इसका। तो ये जब यहाँ से मूव होगा ना, तो प्लेटलेट जब बाहर की तरफ आएंगी, तो प्लेटलेट क्या होंगी, जो यहाँ सराउंडिंग में आपका जो टिश्यू रहता है, ठीक है। टिश्यू कौन सा रहता है आपका, एपिथेलियम टिश्यू रहता है यहाँ पे, एपिथेलियम टिश्यू रहता है, वो डैमेज हो जाती है। एपिथेलियम टिश्यू डैमेज हो जाती है, या आपकी प्लेटलेट्स जो है वो डैमेज हो जाती है यहाँ पे। जब प्लेटलेट्स डैमेज होती है ना,
अब यहाँ पे मैं दो चीजों को ब्रेक डाउन करता हूँ। एक क्या हुआ, आपका टिश्यू डैमेज हुआ, यहाँ पे टिश्यू डैमेज हो रहा है आपका, और यहाँ पे आपका प्लेटलेट्स डैमेज हो रहा है। स्पेलिंग देख लीजिएगा आप लोग। तो जैसे ही ये डैमेज होने लग जाता है प्लेटलेट्स, तो प्लेटलेट्स क्या करता है भाई, एक एंजाइम रिलीज करता है, मतलब एक केमिकल रिलीज करता है जिसको हम लोग बोलते हैं थ्रोम्बोकाइनेज। क्या करता है, एक केमिकल रिलीज करता है जिसको हम लोग बोलते हैं थ्रोम्बोकाइनेज। थ्रोम्बोकाइनेज कौन रिलीज कर रहा है, ये जो प्लेटलेट है वो रिलीज कर रहा है। इसको मैं मिटा देता हूँ, ये सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है हमें अब। सीरम बस आप लोगों को समझ आ रहा नहीं क्या, ठीक है। यहाँ पे भी थोड़ा मिटा देता हूँ, मैं अच्छे से बना देता हूँ। देखो यहाँ पे मान लो आपका जो है स्किन टीयर हो चुका है यहाँ पे, ठीक है, मतलब कि आपकी टिश्यू टीयर हुई यहाँ पे, और यहाँ पे जो आपका प्लेटलेट्स हैं ये भी जो है डैमेज हो गई, ठीक है। आपका टिश्यू डैमेज हुआ एक, और एक क्या हुआ, प्लेटलेट डैमेज हुआ। तो जब प्लेटलेट डैमेज हुआ उसने एक केमिकल रिलीज किया जिसको क्या कहेंगे हम लोग, थ्रोम्बोकाइनेज। और जो टिश्यूज डैमेज होता है ना, ये भी एक केमिकल रिलीज करता है जिसको हम लोग कहते हैं प्रो थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। क्या कहते हैं इसको हम लोग, प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन। ओके, तो सबसे पहला सर जो प्रोसेस। बोलो। हेलो सर, हाँ जो बोलो वो बोलो। प्लेटलेट्स हैं, जैसे चोट लगी तो बाहर निकलेंगे, हाँ उसी को निकलेंगे बोलेंगे डैमेज। क्या। उसी को बोल, जैसे यहाँ पे लगी चोट, हम्म बाहर बाहर निकलेंगे प्लेटलेट्स। हाँ, प्लेटलेट्स आपकी बाहर निकलने लग जाएंगी, मतलब पूरा ब्लड आपका बाहर निकलने लग जाता है। या और सर करेक्ट, उसी को बोलेंगे डैमेज। हाँ उसी को डैमेज बोलेंगे। और यहाँ पे ना आपकी कुछ प्लेटलेट्स यहाँ पे जो टिश्यूज होती हैं यहाँ पे फंस जाती हैं, ठीक है, इन टिश्यूज के अंदर यस फंस जाती हैं। ओके, इन यस सर। टिश्यूज के अंदर फंस जाती हैं। तो ये जो फंसी हुई प्लेटलेट्स है ना आपकी, ये यस सर। केमिकल रिलीज करवाती हैं, तो ये सर केमिकल यहाँ पे रिलीज करवाती हैं। यहाँ यहाँ पे जम जाता है ब्लड फिर। हाँ अभी बताऊंगा उसके बारे में, ब्लड अभी जमने के ऊपर नहीं है, यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है। ये मतलब जमता है लेकिन पूरा नहीं जमता, यहाँ पे पूरा प्रोसेस आपको अभी थोड़ा सा जमेगा यहाँ पे। ये क्या करते हैं, प्लेटलेट्स क्या करते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं, बट फिर भी जो आपका ब्लड निकलने की आगे निकलता रहता है आगे। तो आपका जो प्लेटलेट्स है वो कौन सा एंजाइम रिलीज करेगा, केमिकल रिलीज करेगा, थ्रोम्बोकाइनेस। और टिश्यूज जो है वो कौन सा केमिकल रिलीज करेगा, प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। तो जब ये केमिकल रिलीज हो गई, अब वो यहाँ पे आ गई, फिर उसके बाद आपका लिवर क्या करता है, लिवर बना देता हूं मैं यहाँ पे, तो ठीक है। लिवर एक प्रोटीन रिलीज करता है जिसको आप लोग बोलते हो प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन आप लोग इसको बोलते हैं। इसके साथ आपका कैल्शियम आयंस भी रहता है, कैल्शियम आयंस भी रहता है, ठीक है। तो प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है आपका लिवर यहाँ पे रिलीज कर, जैसे ही एंजाइम रिलीज हुआ थ्रोम्बोकाइनेज और प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन, वैसे ही आपके लिवर के पास सिग्नल चला जाता है और लिवर क्या करता है, तुरंत प्रोथ्रोम्बिन रिलीज कर देता है। और प्रोथ्रोम्बिन रिलीज होने के बाद ये आपके यहीं पे जहां पे कट लगा हुआ है वहां पे ये आ जाता है। ओके, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। एक चीज नोट डाउन करने वाली यहाँ पे, जो ये प्रोथ्रोम्बिन है ना, ये जो बनता है ये किससे बनता है, ये आपके विटामिन के से बनता है बेटा, ठीक है, विटामिन के से बनता है। ओके, ये किससे बनता है, विटामिन के से बनता है। अब प्रोथ्रोम्बिन जो है रिलीज हुआ, फिर जैसे ही प्रोथ्रोम्बिन रिलीज होगा आपके लिवर से, ये कौन सा बेसिकली केमिकल है, थ्रोम्बोकाइनेज। थ्रोम्बोकाइनेज क्या करेगा, इसके साथ रिएक्ट करेगा, इसके साथ रिएक्ट करेगा, इसके साथ रिएक्ट करेगा, और इसको ब्रेक डाउन कर देगा। बेसिकली इसका जो नया प्रोडक्ट बन जाएगा वो थ्रोम्बिन बन जाएगा, प्रो हट जाएगा इसमें से, और क्या बन जाएगा, ये थ्रोम्बिन बन जाएगा। तो इसको अगर मैं थ्रोम्बिन लिख दूं, किसी को कोई दिक्कत परेशानी। देखो अभी तक हमने क्या देखा है, अभी तक बस हम लोगों ने ये देखा है कि
सिमरन गई घूमने के लिए बाहर, ठीक है, उसको लग गई चोट, चोट लगने के बाद उसका ब्लड लॉस होने लग गया, यहाँ से ब्लड लॉस होने लग गया तो ब्लड बाहर निकल रहा था। अब ब्लड बाहर निकल रहा है तो उसके लिए आप लोगों को पता है प्लेटलेट मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है। तो प्लेटलेट क्या करता है, वो आपका एक केमिकल रिलीज करता है, कौन सा, थ्रोम्बोकाइनेज। तो और टिश्यू जो आपकी डैमेज टिश्यूज है जो सराउंडिंग में यहाँ पे, वो कौन सा केमिकल रिलीज करती है, प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन। तो जैसे ये केमिकल रिलीज हुए हैं तो ये रिलीज होने के बाद आपके लिवर के पास चला जाता है सिग्नल, और वो लिवर क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन रिलीज करता है। जैसे प्रोथ्रोम्बिन रिलीज होता है यहाँ पे, तो ये थ्रोम्बोकाइनेज यहाँ पे रिएक्ट करके इसको थ्रोम्बिन बना देता है। ओके, एक चीज आप लोगों को मैं हमेशा बताता है ना कि जो भी एज है, एज मतलब आपका किसी भी चीज को ब्रेक डाउन करने वाला, ठीक है, जैसे अमाइलेज, ठीक है, लाइपेज, तो क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। तो वैसे ही प्रोथ्रोम्बिन को ब्रेक डाउन करके ये किसमें ब्रेक डाउन कर देगा, थ्रोम्बिन में ब्रेक डाउन कर देगा, ठीक है। तो ये हमने अभी एक चीज देखी। फिर उसके बाद दोबारा आपका नेक्स्ट, इसके बाद क्या प्रोसेस होता है, दोबारा आपका एक प्रोटीन रिलीज होता है जिसको आप लोग बोलते हो फिब्रिनोजन। क्या बोलते हो, फिब्रिनोजन। तो यहां से लिवर से ही फिर आपका एक प्रोटीन रिलीज होता है, फिब्रिनोजन प्लस कैल्शियम आयंस, ठीक है, कैल्शियम आयंस। और पता है आपको इंटरेस्टिंग बात यह है, ये फिब्रिनोजन जो है ना, ये भी किससे बनता है, विटामिन के से। इसलिए जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विच फैक्टर इज मोस्टली अफेक्टेड, विच फैक्टर इज मोस्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड क्लॉटिंग, तो आप लोग क्या मार्क करते हो, विटामिन के मार्क करते हो या फिब्रिनोजन मार्क करते हो। क्यों मार्क करते हो, क्योंकि ये प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन किससे मिलकर बनता है भाई, विटामिन के से मिलकर बनता है आप, ठीक है, ये विटामिन से मिलकर आपका बनता है, इसलिए आप इसको विटामिन के बोलते हो, मतलब विटामिन के आंसर देते हो। तो क्या हो गया, अभी दोबारा अपने टॉपिक के पर आ जाओ। लिवर से दोबारा क्या होगा, फिब्रिनोजन आपका रिलीज होगा आपके ब्लड वेसल्स में, आपके ब्लड के इधर। फिर फिब्रिनोजन जैसे रिलीज हुआ, ये आपके यहाँ पे आया, तो जो थ्रोम्बिन पहले था ये इसके ऊपर रिलीज, मतलब कि रिएक्शन करेगा। थ्रोम्बिन क्या करेगा, इसके ऊपर रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करके फिब्रिनोजन को क्या करता है, फिब्रिन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, फिब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। और यहीं पे आपका क्या होता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है, यहीं पे आपका ब्लड क्या होता है, क्लॉट हो जाता है। देखो जैसे फिब्रिन बनाना, तो फिब्रिन क्या होता है आपका, एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये देखो दिखाता हूँ आप लोगों को, जाली लाइक स्ट्रक्चर होता है ये, ठीक है, जाली लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो आपके ब्लड वेसल्स के जो कट लगा हुआ है वहां पे आके जम जाता है और ब्लड को बाहर निकलने नहीं देता, ब्लड के फ्लो को बाहर की तरफ जाने नहीं देता। तो ये ब्लड है, इसको बाहर की तरफ जाने नहीं देता। तो लास्ट प्रोडक्ट क्या है आपका, फिब्रिन है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, आपके जो कट लगा है यहाँ पे, यहाँ पे ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है, ये क्या है, फिब्रिन है, इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा। फिर ब्लड जो है आपका वो बाहर की तरफ नहीं आ पाएगा, ब्लड जो है आपका बाहर की तरफ नहीं आ पाता, ठीक है, यहाँ पे रुक जाता है आपका क्लॉट हो जाता है, और बाहर फिर पपड़ी बन जाती है इससे, जो ये क्लॉटिंग हुई है यहाँ पे, ठीक है। चलो एक बार मैं आप लोग को इन शॉर्ट बता देता हूँ दोबारा से क्या क्या चीज हमने पढ़ा है। सबसे पहले क्या देखा हम लोगों ने, अगर आपको इंजरी हुई है कोई, ठीक है, ब्लड वेसल्स अगर आपकी डैमेज हुई, तो क्या क्या डैमेज होगा, आपका टिश्यूज डैमेज होगा। टिश्यूज जैसी डैमेज हुए हैं आपके, तो आपके ब्लड से सारे जो भी चीज है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी सारी चीज क्या होती हैं, बाहर की तरफ निकलने लग जाती हैं। तो आपका प्लेटलेट्स मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड क्लॉटिंग में। तो प्लेटलेट्स क्या करता है, जैसे बाहर की तरफ निकलने जाता है तो आपके टिश्यूज के ऊपर यहाँ पे, या आपके टिश्यूज के ऊपर कुछ प्लेटलेट्स फंस जाती हैं, और वो क्या करती हैं, एक केमिकल रिलीज करती है, कौन सा केमिकल, थ्रोम्बोकाइनेज। और जो आपके ये टिश्यूज डैमेज हैं वो थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करती है। तो जैसे ये रिलीज हुआ, फिर उसके बाद आपके लिवर के पास सिग्नल चला जाता है, लिवर क्या रिलीज करता है, प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन जैसे रिलीज होता है यहाँ पे आता है, तो आपका थ्रोम्बोकाइनेज इसके ऊपर रिएक्शन करता है, उसको थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। और फिर उसके बाद दोबारा आपका फिब्रिनोजन रिलीज होता है। फिब्रिनोजन रिलीज होने के बाद
जो ये थ्रोम्बिन है उसको फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर देता है, ओजोन हट जाता है, यहाँ से फिब्रिन हो जाता है। जैसे फिब्रिन में कन्वर्ट हुआ तो ये आपका जल्ली लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा यहाँ पे और ब्लड आपका क्लॉट हो जाएगा। और ये प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन का जो बनाता है दैट इज अ विटामिन के। विटामिन जो है, विटामिन के इन दोनों को बनाता है। ओके, तो ये आपका ब्लड क्लॉटिंग था। इसको ब्लड क्लॉट होने में कम से कम 4 मिनट लगता है आपका, 4 से 10 मिनट के आसपास। ये अब पूछिए क्या डाउट है, क्या क्वेश्चन है, अब पूछिए आप लोग, अब पूछो। रूबिया क्या डाउट था, क्या पूछना था आपको? क्लियर। आपने बोला था ना, मैंने बोला था ब्लड प्लेटलेट्स जब, और बोला था मैं प्लेटलेट्स डोनेट कर सकते हैं। अच्छा, प्लेटलेट्स आपके डोनेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं प्लेटलेट्स यस सर। डोनेट। सर बोलते हैं ना, जब ब्लड ब्लड प्लेटलेट्स कम होती है तो कैंसर होने के हाँ चांसेस होते हैं। हाँ हाँ, तो प्लेटलेट्स आप डोनेट कर सकते हैं। सर ठीक है, ओके। एक चीज और देखो आप लोग, एक चीज और देखोगे यहाँ पे, एक आप लोगों ने टर्म सुना होगा हीमोफीलिया, सुना है? यस सर। ठीक है, इसको भी समझ लो आज क्या होता है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या है? आप लोग के इस क्वेश्चन मतलब टीजीटी पीजीटी एग्जाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस बनता है कि जेनेटिकल डिजीज कौन सी है, जेनेटिकल डिजीज कौन सी है, और ये चार आपको ऑप्शन दे देंगे और उसमें से एक ऑप्शन आपको देखने को मिलता है हेमोफीलिया। अब हेमोफीलिया होता क्या है? हेमोफीलिया में ना आपका ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं होता, ब्लड क्लॉट नहीं होता। ये जेनेटिकल सर, डिजीज है, अगर आपके मम्मी पापा को है तो आप में होने का चांसेस। सर इसमें प्लेटलेट्स कम होते हैं फिर। बता रहा हूँ, अब सुन लो, पहले पहले मेरी बात सुन लो, फिर उसके बाद अपना क्वेश्चन पूछो। ओके, ये होता है हीमोफीलिया में। क्या होता है, आपका जो ब्लड क्लॉटिंग है वो नहीं हो पाता। अगर मान लो किसी को हीमोफीलिया है और उसके अगर कहीं पर चोट लग गया, ठीक है, तो ब्लड जो है उसका इंस्टेंटली क्या होगा, बाहर की तरफ निकलता रहेगा, यहाँ पे क्लॉट नहीं होगा। ठीक है, बाहर की तरफ निकलता रहेगा, क्लॉट नहीं होगा। तो क्यों नहीं हो पाता ये ब्लड क्लॉट? उसके पीछे का एक स्पेसिफिक रीजन है। क्या रीजन है? हाँ, बहुत सारा ब्लड लॉस होता है, इसके पीछे का स्पेसिफिक रीजन है, वो रीजन समझो। देखो, ये जो आपका ब्लड क्लॉट होता है ना, ये मैंने जो हमारे फिजिकल एजुकेशन में इंपॉर्टेंट था उसके हिसाब से बताया। बट अगर मैं आपको डिटेल में बताऊं, इसके टोटल 12 स्टेजेस होते हैं ब्लड क्लॉटिंग के। ब्लड क्लॉटिंग के आपके टोटल 12 स्टेजेस होते हैं, टोटल 12 स्टेजेस होते हैं आपके ब्लड क्लॉटिंग के, जिसके अंदर हम लोगों ने 4 स्टेजेस पढ़े हैं, 4 स्टेजेस पढ़े हैं, ये जो ऊपर हम लोगों ने पढ़े हैं। और यहीं पे आपका ब्लड क्लॉटिंग होता है। बाकी छोटे छोटे फैक्टर्स है जो जो डॉक्टर वगैरह नीट वगैरह की तैयारी करते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, इतना हमारे लिए सफिशिएंट। तो ब्लड क्लॉटिंग में ये जो हीमोफीलिया है ना, उसमें आपका जो 8th और 9th वाला स्टेप है, जिसके अंदर आपका आरएनए ये सब रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाता। ओके, तो आप लोगों ने बस इतना याद रखना है, हेमोफीलिया एक जेनेटिकल डिजीज है, डिसऑर्डर है, जिसमें आपका ब्लड क्लॉटिंग नॉर्मली हो नहीं पाता, ब्लड लॉस बहुत ज्यादा होता है। ओके, यही चीज थी आपकी। अगर आप सर लोगों को मुझे हम्म सर ब्लड प्लेटलेट्स से मुझे कम, मुझे होता था, हेडेक होता था मुझे। उसके ऊपर आऊंगा अभी, डोंट वरी, बताऊंगा आपको क्लास के लास्ट में, बताऊंगा आपको, डोंट वरी। ये सर वो हो गया फिर, ठीक है। अच्छा ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। देखो, एक अगर यूजीसी नेट के अंदर ना अगर क्वेश्चन बनता है तो उसमें अगर आपका स्टेजेस पूछता है, तो अगर 12 स्टेजेस हैं तो आप लोग ना इसकी 4 स्टेजेस ही पूछेंगे आपसे। तो पहला स्टेजेस क्या होता है आपका, पहला स्टेज लिख लो। पहला स्टेज है आपका फिब्रिनोजन, को लिख लो भाई, फिब्रिनोजन पहला स्टेज। दूसरा स्टेज होता है आपका, एक मिनट, प्रोथ्रोम्बिन, क्या कलर चेंज कर दो, प्रोथ्रोम्बिन। तीसरा स्टेज क्या होता है आपका, थ्रोम्बोप्लास्टिन। और चौथा स्टेज क्या होता है आपका, कैल्शियम आयंस। ठीक है, ये 4 स्टेज ही पूछेंगे अगर आप लोग यूजीसी नेट का भी एग्जाम देते हो तो ये है। देखो, अब आप पूछोगे सर जब आपने पढ़ाया हमें, तो आपने पहले तो हमें ये पढ़ाया था, ठीक है,
कि पहले सर ये रिलीज हुआ थ्रोम्बोकाइनेज या थ्रोम्बोप्लास्टिन, फिर प्रोथ्रोम्बिन आया, फिर थ्रोम्बिन बना, फिर फाइब्रिनोजन बना, फिर ये बना। लेकिन सर जब आप स्टेजेस लिखवा रहे हो आप तो उल्टा लिखवा रहे हो, ठीक है। स्टेजेस तो मैं उल्टा ही लिखवा रहा हूँ आपको, कि फिब्रिनोजन लिखवा रहा हूँ, फिर उसके बाद जो है आपका प्रोथ्रोम्बिन लिखवा रहा हूँ, फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन लिखवा रहा हूँ, फिर कैल्शियम लिखवा रहा हूँ। ये तो मैं उल्टा लिखवा रहा हूँ, बिल्कुल मैं उल्टा लिखवा रहा हूँ। इसके पीछे का एक रीजन है। क्यों रीजन है? क्योंकि जब आपकी स्टेजेस है ना, स्टेजेस के अंदर आपका पूछा जाता है कि कौन से प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल हैं आपके, ठीक है। तो ये प्रोटीन आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। जैसे कि फाइब्रिनोजन क्या है आपका? प्रोटीन है एक। प्रोथ्रोम्बिन क्या है आपका? प्रोटीन है। तो ये प्रोटीन मेनली रिस्पॉन्सिबल है। फिर प्रोथ्रोम्बिन, फिर इसके बाद आपका प्रोथ्रोम्बिन प्लास्टिन या थ्रोम्बोकाइनेज, ये रिस्पॉन्सिबल है। फिर कैल्शियम आयंस, फिर इसके बाद के आगे और जो है आपके चीजें हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं, आरएनए वगैरह सारी। तो ये 4 स्टेजेस आप लिख लेंगे, पहले पे फाइब्रिनोजन, दूसरे पे प्रोथ्रोम्बिन, तीसरे पे आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन और चौथे पे कैल्शियम आयंस। ओके, दिक्कत परेशानी किसी को यहाँ तक? क्लियर? नो सर। ओके। अच्छा मुझे जरा सीरम बताओ, सीरम क्या होता है? मैंने बताया था आप लोगों को, सीरम बताना जरा, मैंने आप लोगों को बताया था। सर जो बचा हुआ ब्लड होता है। कौन सा बचा हुआ ब्लड? कौन सा प्लाज्मा बताओ? से सर जो प्लाज्मा। देख लो एक बार दोबारा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, होता है। देखो क्या नॉर्मली बताओ मैं, अगर जैसे आपका प्लाज्मा है, ठीक है, प्लाज्मा जो क्लॉट नहीं हुआ है वो आपका सीरम है। देखो यहाँ पे जैसे मान लो मैं प्लाज्मा निकालूं आपका, इसका प्लाज्मा निकालूं, ठीक है, ये मान लो आपका प्लाज्मा है, और इसके ऊपर यहाँ पे अगर मैं क्लॉटिंग कर दूं यहाँ पे, ठीक है, मान लो ये जो है आपका 100 ग्राम, एग्जाम्पल के लिए, ऐसा कुछ नहीं होता, एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ बस ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। मान लो ये 100 ग्राम आपका प्लाज्मा है, ठीक है, 100 ग्राम क्या है? प्लाज्मा है आपका। इसमें 100 ग्राम में से ये क्या हो गया? क्लॉटिंग हो गई इसकी। क्लॉटिंग कितने की हो गई? मान लो 10 ग्राम की आपकी क्लॉटिंग हो गई। तो जो 90 ग्राम आपका बचा हुआ है ना, 90 ग्राम प्लाज्मा जो बचा हुआ है वो क्या है? आपका सीरम है, ठीक है। मतलब ये जो बचा हुआ है, ये वाला, ये पूरा जो बचा हुआ है, दैट इज सीरम। ओके, क्लियर है यहाँ पे? किसी को दिक्कत परेशानी? चलो एक टर्म और समझा देता हूँ आप लोगों को मैं। क्लियर है भाई? ये बात क्लियर है? सीरम मतलब क्या होता है? जी सर। ओके। एक और आप चीज सुनते होगे, हिपैरिन, सुनते होगे हिपैरिन, हिपैरिन। जी सर। हिपैरिन क्या होता है? कोई बच्चा बताना चाहेगा? कोई बच्चा बताना चाहेगा? तब तक मैं यहाँ पे डायग्राम बना लेता हूँ। माइक ऑन करके बताओ, मैं डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पे प्यारा सा। ठीक है, एंटी सर जो ब्लड क्लॉटिंग, क्लॉट, बिल्कुल जो करेक्ट ब्लड सिमरन। क्लॉट होता है सर। हाँ, ब्लड क्लॉटिंग को जो रोकता है, ठीक है। सर ओके, तो जब ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है, सीरम से फिर से बताना, कोई नहीं, बता रहा हूँ अभी, पहले इसको समझ लो शिवानी, फिर सीरम बताता हूँ, डोंट वरी। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? हिपैरिन पढ़ रहे हैं। इसको लिखते जाओ, ये छोटे छोटे पॉइंट्स। ये क्या करते हैं? सिमरन ने बताया है, ये एंटी कोगुलेंट है, मतलब जो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होने देते, जो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होते। कोगुलेंट मतलब क्या होता है आपका? जो ब्लड को क्लॉट करते हैं, ये क्या है? एंटी कोगुलेंट है। तो कोगुलेंट वाले कौन कौन से प्रोडक्ट हो गए? एक बारी कोगुलेंट वाले प्रोडक्ट बता दो कौन कौन से हैं। कोगुलेंट प्रोटीन कौन कौन सी हैं? प्लेटलेट्स है सर, कैल्शियम आयंस है। हम्म, और यहाँ पे ना यार एक चीज और लिखो, मैंने आपको फिब्रिनोजन। बताना, फिब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, ये सारे चीज क्या है आपका? जो है कोगुलेंट प्रोसेस है। इसको ना एक चीज और लिखो, मैं आपको बताना भूल गया था, कास्केड प्रोसेस।
अगर क्वेश्चन आप लोगों से बन जाए कि कास्केड प्रोसेस क्या होता है, तो कास्केड प्रोसेस क्या होता है, आपका जो ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस होता है ना, उसी को हम लोग कास्केड प्रोसेस कहते हैं बेटा, ठीक है, कुछ और नहीं है ये। कास्केड प्रोसेस क्या होता है, जो ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस है उसी को हम लोग कास्केड प्रोसेस कहते हैं, और कुछ नया चीज नहीं है। तो ब्लड प्रोसेस इज इक्वल टू कास्केड प्रोसेस, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अभी ये पढ़ा रहा था तो ये ध्यान आ गया मुझे, तो मैंने बताया। चलिए अब आइए हिपैरिन के ऊपर। हाँ यही था ना हमारा हिपैरिन, ठीक है। तो हिपैरिन क्या है, आपका एंटीकोगुलेंट है, ब्लड को जो है क्लॉट नहीं होने देता। तो अगर किसी को इंजरी हो गई तो ये तो हिपैरिन तो ब्लड को क्लॉट ही नहीं होने देगा, है कि नहीं है? करेक्ट बात है कि नहीं है? बोलो, कोई लॉजिक बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, दिमाग अपना यूज करो। जितना ज्यादा दिमाग यूज करोगे, आई एम टेलिंग यू, उतने ज्यादा आप इंटेलिजेंट होते जाओगे दिन पे दिन। गलत बोलो, सही बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन बोलो जरूर। जितना पता है, जो पता है, गलत ही पता है, बोलो, लॉजिक लगाने की कोशिश करो। नहीं पता है किसी को? चलो ब्लड लॉस होने से रोकता है। हाँ, तो ब्लड क्लॉट होने से रोकता है। तो मान लो इंजरी हो गई, तो यहाँ पे ब्लड क्लॉट होना जरूरी है, तो इसको अगर रोक देगा तो भाई दिक्कत वाली बात है। तो हिपैरिन क्या काम करता है, मेन फंक्शन क्या है? सर फिर सर फिर क्यों हेपेरिन हेपेरिन इंजेक्शन देते हैं ब्लड रोकने के लिए जब लॉस होता है ब्लड ज्यादा? एक्चुअली ये ठीक है चलो, और कोई, ब्लड जो और हमारा कोई टाइम ऑफ इंजरी सर। बता रहा हूँ अभिषेक, रुको, रूबिया, मनोज को बोलने दो, बोलो मनोज, जी सर, बोलो क्या बोल रहे थे? मेरे को ये आइडिया है कि सर जो सर्दी वगैरह जब ज्यादा होती है या एक स्टेज के बाद जब फैट से खाना बंद कर दिया जाता है किसी इंसान का ब्लड मतलब क्लॉट होने की वजह से कि ब्लड गाढ़ा हो जाता है, कई बार मोटा हो जाता है, तो उसमें सर्कुलेशन जो ब्लड का होता है वो अफेक्ट ना हो, उसके लिए भी हेपेरिन जो है रेस्पॉन्सिबल होता है सर। अच्छा ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया, बहुत ट्राई, अच्छा ट्राई किया आपने। सर जब एक मिनट सर। चलो अब सुनो, शांत हो जाओ सभी, माइक वाइक ऑफ करो अपना। सर स्ट्रोक होता है तो उस टाइम भी दे सकते हैं? हाँ हाँ सुनो, अभी ध्यान सुनो, अभी सारा चीज आपको समझ आ जाएगा, डोंट वरी, अब शांत रहो, अब मेरी बात पे ध्यान दो। मान लो मेरी लड़ाई हो गई, किससे लड़ाई होगी मेरी, किसको लड़ाई करना है मेरे से? मान लो मेरी लड़ाई हो गई, मनोज से मेरी लड़ाई हो गई, ठीक है, और मनोज को मैंने क्या किया, जोर से एक डंडा मारा उसके सर के ऊपर, सर के ऊपर डंडा मारा, तो उसका ब्लड लॉस नहीं हुआ उस टाइम पे? क्या नहीं हुआ भाई, ब्लड लॉस नहीं हुआ मनोज का। होता है ऐसा कि कई बार आपको चोट लगता है बट ब्लड लॉस नहीं होता, होता है ना ऐसा? बोलो एक बारी, कई बार आपको चोट लगता है तो ब्लड लॉस नहीं होता आप लोगों को, करेक्ट? अब मुझे बता दो, अभी रिलेट कर पा रहे हो, अभी समझ आ गया सब कुछ? तो क्या होता है, आपको नहीं भी समझ आया तो यहाँ पे देख लो, ध्यान देगा, यहाँ पे क्या होता है, मान लो ये आपका ब्लड वेसल है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका जो है ब्लड क्लॉट हो जाता है, इंटरनली ब्लड क्लॉट हो जाता है। इंटरनली मान लो ये आपका ब्लड क्लॉट हो गया, यहाँ पे ब्लड क्लॉट हो गया, यहाँ पे ब्लड क्लॉट हो गया आपका। अब जो हिपैरिन है ना, हिपैरिन को रिलीज कौन करता है? हिपैरिन को आपका बेसोफिल रिलीज करता है, बेसोफिल हिपैरिन को रिलीज करता है। और हिपैरिन क्या करता है, जैसे ही देखता है ना कि भाई यहाँ पे ब्लड क्लॉट हुआ है, यहाँ पे ब्लड क्लॉट हुआ है, तो ये क्या है, ब्लड के फ्लो को कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट करेगा, ब्लड के फ्लो को अच्छे से होने नहीं देगा। और मान लो गलती से ये जो क्लॉट हुआ ब्लड है, यहाँ पे इंटरनली जो ब्लड क्लॉट हुआ है, अगर वो मूव करे यहाँ से, मान लो ये सर्कल में मैं अगर इसको मूव करवाऊं, इसको मूव करवा के ये आपके मूव करवा के ये आपके कैपिलरीज में ले आया मैं, या ठीक है, ये अगर मैं इसको कैपिलरीज में ले आया, छोटे और इसमें ले आया, कैपिलरीज में ले आया, तो ये तो और भी छोटा है, तो यहाँ पे जो इसका पैसेज है भाई, ये तो इतना बड़ा है, आके यहाँ पे क्या करेगा, कैपिलरीज को ब्लॉक कर देगा, कैपिलरीज को क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा, तो गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। ओके, अब जब गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पाया आपके उस सेल्स तक, उस टिश्यूज तक, तो ये सेल्स टिश्यूज तो आपकी डैमेज हो गई, यहाँ पे ब्लॉक हो रखा है ये, तो ये सेल्स टिश्यूज डैमेज हो गई आपकी,
और काफी सारी आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। मान लो सेम चीज अगर आपके ब्रेन में हो गया, सेम सर चीज, स्ट्रोक। सुनो, सेम चीज अगर आपके ब्रेन में हो गया, तब तो ब्रेन से भाई आपको पता है सारे सिग्नल्स वगैरह सारी चीजें होती हैं, तो आपको डायरेक्टली क्या होगा, स्ट्रोक हो जाएगा, आपकी डेथ हो जाएगी डायरेक्टली, अगर ब्रेन में आपका ब्लड क्लॉटिंग हो गया। तो हिपेरिन क्या करता है, जैसे आप लोगों ने बताया एंटी कोगुलेंट इसका फंक्शन है। तो क्या करेगा ये हिपेरिन, जो ये ब्लड क्लॉट हुआ है इसको भाई ये बिल्कुल बिल्कुल छोटे 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 पार्ट में, बिल्कुल मतलब कि बहुत छोटे पार्ट में इसको क्या कहते हैं, तोड़ देगा। और तोड़ के ब्लड वेसल, ये जो है आपका हिपेरिन, इसको फिर आपके ब्लड वेसल से आपके लिवर की तरफ ले जाएगा, फिर उसको बाहर आपका एक्सक्रिएट आउट किया जाता है इसको, ठीक है। और या फिर कई बार जो आपका बॉडी है, ये आपका मैक्रोफेजेस जो है इसको ईट कर जाता है। मैक्रोफेजेस इसको मेनली जो है आपका मैक्रोफेजेस इसको खत्म कर जाता है, खा जाता है, फैगोसाइटोसिस कर देता है। मेन काम ये होता है, ठीक है। तो ये आपका हिपेरिन का मेन जो है रोल होता है कि ये ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता, ठीक है, ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता, ये ब्लड के फ्लो को जो है अच्छे से होने देता है, उसमें दिक्कत परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीज है, अभी समझ आ गया हिपेरिन? यस सर। ओके, एक चीज और लिखो यहाँ पे, कहीं अगर आप लोगों से क्वेश्चन बन जाए कि थ्रोम्बोस क्या होता है, ये जो क्लॉट हुआ हुआ ब्लड है ना आपके इंटरनली ब्लड वेसल्स के अंदर, इसको हम लोग थ्रोम्बोस कहते हैं। ये भी आप लोग नोट डाउन कर लो, इसको हम लोग थ्रोम्बोस कहते हैं। ये जो ये क्लॉट हुआ ब्लड है इंटरनली आपके ब्लड वेसल्स में, इसको हम लोग थ्रोम्बोस कहते हैं। ये चीज है, समझ आया यहाँ पे? ऑल क्लियर? किसी को दिक्कत परेशानी? चलिए, समझ आएगा चैट बॉक्स में यस लिख दो। हाँ शिवानी, क्या डाउट था आपका, पूछो। क्या चीज समझना था आपने? ब्लड क्लॉटिंग वाला क्या था क्वेश्चन? सीरम फिर से बताना। अच्छा सीरम समझना है आपने, कहाँ गया सीरम? ये मान लो शिवानी, ये मैंने आपका ब्लड निकाला, देखो आपकी ब्लड वेसल्स बना दो यहाँ पे, मैं बुरा मत मानना, ये देखो मैं आपकी ब्लड वेसल्स बना देता हूँ यहाँ पे। ये मैंने आपकी बना दी ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के अंदर क्या चीज होती है सबसे ज्यादा शिवानी, क्या होता है ब्लड वेसल्स में आपके? शिवानी बोलो बेटा, क्या होता है सबसे ज्यादा आपके ब्लड वेसल्स में? बोलो। सबसे ज्यादा आपके ब्लड वेसल्स में क्या होता है? प्लाज्मा, गुड। तो ये मान लो मैंने ये जो प्लाज्मा है आपके ब्लड वेसल्स में, ये मैंने बाहर निकाल दिया, लो ये मैंने इतना प्लाज्मा बाहर निकाल दिया आपका, ये मैंने इतना ये प्लाज्मा निकाल दिया। मान लो ये प्लाज्मा जो है ना वो 100 ग्राम है, एग्जाम्पल के लिए मान लो ये प्लाज्मा कितना है, 100 ग्राम है, तो मैं लिख दूं इसको 100 ग्राम प्लाज्मा है ये, ठीक है। अब जैसे ही आप ये 100 ग्राम प्लाज्मा बाहर निकालोगे ना, तो ये क्या होता है, जैसे ये वो एयर के कांटेक्ट में आता है, जैसे ये प्लाज्मा एयर के कांटेक्ट में आएगा ना, तो इसके ऊपर ना क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाती है, इसके ऊपर क्या होती है, क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो मैं यहाँ पे क्लॉटिंग स्टार्ट कर दूं, यहाँ पे इसके जो भी एयर के कांटेक्ट में, यहाँ पे मैं इसको क्लॉट कर दूं, जमा दूं इसको बाहर से, ये सब एयर के कांटेक्ट में है, तो क्या हो गया, इसको मैं क्लॉट कर देता हूँ। अब ये जो क्लॉट हुआ वाला सब्सटेंस है, मतलब कि जितना भी क्लॉट हुआ है, ये मान लो आपका जो है 20 ग्राम है, 20 ग्राम है। तो टोटल प्लाज्मा हमने कितना निकाला था आपका, 100 ग्राम। इसमें से 20 ग्राम प्लाज्मा जो है आपका वो क्लॉट हो चुका है, जम चुका है। तो बचा कितना, 80 ग्राम आपका प्लाज्मा बचा है। तो ये जो बचा हुआ 80 ग्राम प्लाज्मा है ना, इसी को आप लोग क्या कहोगे, सीरम कहोगे, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है यहाँ पे कि ये जो आपका बचा हुआ प्लाज्मा है, ये जो क्लॉट नहीं हुआ है, इसको आप सीरम कहते हैं। अभी समझ आया शिवानी? अभी समझ आया शिवानी? वॉइस ब्रेकिंग नहीं, नाउ क्लियर? यस। तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है।
तो आप लोगों ने देखा है प्लाज्मा के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। पहली चीज क्या है सबसे ज्यादा जो पाया जाता है, बोलो। सबसे ज्यादा प्लाज्मा के अंदर क्या पाया जाता है? अरे वाटर पाया जाता है ना। और वाटर। और दूसरा क्या पाया जाता है आपके? ये प्रोटीन पाया जाता है। कौन कौन से? एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजेन। फिर उसके बाद आपके इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं। फिर उसके बाद आपका जो है फैट, प्रोटीन, ये सारी चीजें पाई जाती हैं आपकी। ठीक है, तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन है इसको हम लोग पढ़ेंगे। ओके, चलो यहाँ पे बना दूं मैं प्लाज्मा प्रोटीन। किसी को कोई दिक्कत परेशानी? थोड़ा सा मैं अगर इसको नीचे ले जाऊं, दोबारा बना देता हूं मैं। दो, ये प्लाज्मा बनाता हूँ, ऐसी ब्लड वेसल्स की बनाने की जरूरत नहीं है। ये मैं प्लाज्मा बना रहा हूँ यहाँ पे, देखो ये रहा। ठीक है, इतना सारा प्लाज्मा ये हो गया। अब इसके अंदर हमने क्या क्या चीज देखी है? इसके अंदर हमने देखी है दो चीज। कौन कौन सी दो चीज? एक देखी है हमने वाटर, जो कितना है, बोलो कितना है वाटर। और दूसरा देखा है सर हमने 90%। इनऑर्गेनिक 90%। कंपोनेंट, 90%। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे? एल्बुमिन, मतलब प्लाज्मा प्रोटीन जो है उसको हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं, थोड़ा स्पेसिफिक कर ही देते हैं जब पढ़ रहे हैं हम लोग इतनी डिटेल में। तो लो, प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। प्लाज्मा प्रोटीन। अब प्लाज्मा प्रोटीन आप कितने टाइप की होती हैं? 3 टाइप की होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। पहली टाइप एल्बुमिन, ALBUMIN, आपको अलग दिख रहा होगा ये। दूसरा ग्लोबुलिन, और तीसरा जो है फिब्रिनोजेन। तो फिब्रिनोजेन हम लोग पढ़ चुके हैं डिटेल में, इसको और कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, तो इसको हटा दो अभी यहाँ से। हम लोग दो पढ़ेंगे, दैट इज एल्बुमिन और ग्लोबुलिन। अब आ जाओ एल्बुमिन के ऊपर। एल्बुमिन सबसे ज्यादा प्लाज्मा प्रोटीन जो कैरी करता है वो कौन है? एल्बुमिन। मतलब कि आपके प्लाज्मा प्रोटीन में 54% जो है वो एल्बुमिन रहता है। ग्लोबुलिन जो है वो आपका 38% के आसपास आपको देखने को मिलेगा। और बाकी थोड़ा बहुत रिमेनिंग जो बचा है वो फिब्रिनोजन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, निकाल लीजिएगा आप लोग कितना कितना बनता है। ये हो गया। तो अब आ जाओ सिर्फ एल्बुमिन के ऊपर, स्पेसिफिक एल्बुमिन। एल्बुमिन में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या सब होता है इसके अंदर, इसको बता देते हैं, अच्छे से लिख देते हैं। नोट डाउन करते जाओ साथ साथ। आप लोग क्या पढ़ रहे हैं? अब हम लोग एल्बुमिन पढ़ रहे हैं। एल्ब्यूमिन, ठीक है। देखो एल्बुमिन कितना परसेंट है? 54% है। अब एल्बुमिन जो है ना सबसे ज्यादा आपका पाया जाता है। सबसे ज्यादा मतलब कि सबसे ज्यादा, ये लो, सबसे ज्यादा मतलब मोस्ट अबेंडेंट। मोस्ट अबेंडेंट, मोस्ट अबेंडेंट क्या है आपका? एल्बुमिन है। और एल्बुमिन बनता कहाँ है? आपके लिवर में बनता है। एल्बुमिन कहाँ बनता है? आपके लिवर के अंदर बनता है। यहाँ पे आपका एल्बुमिन बनेगा। देखो एल्बुमिन, एल्बुमिन मतलब जो भी प्लाज्मा प्रोटीन है, एल्बुमिन हो गया या फिब्रिनोजिन हो गया या फिर ग्लोबुलिन जो हो गया। तो ग्लोबुलिन के अंदर भी जो अल्फा बीटा है वो आपके इधर लिवर में ही बनता है। बाकी एक गामा जो है वो अलग बनता है, वो इम्यूनिटी में काम आता है, वो मैं आप लोगों को डिटेल बनाऊंगा। तो ये आपके लिवर में मैन्युफैक्चरिंग होता है, लिवर के अंदर बनता है। अब एल्बुमिन है क्या सर, ये बता दो। देखो एल्बुमिन क्या है? ये एक तरीके से ना ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है एल्बुमिन। किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन? बेटा ये आपके फैटी एसिड्स हो गए या फिर आपका स्टेरॉइड्स हो गए, हार्मोन्स हो गए, तो उनको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। देखो यहाँ पे यही चीज लिखी हुई है। एल्बुमिन क्या करता है? ट्रांसपोर्ट फैटी एसिड्स एंड स्टेरॉइड्स, और ऑस्मोटिक प्रेशर जो है उसको मेंटेन करता है। तो पहले देखो ट्रांसपोर्ट फैटी एसिड्स या स्टेरॉइड्स को किस तरीके से ट्रांसपोर्ट करता है। तो यहाँ पे देखो, मैं इसको अगर यहाँ पे दोबारा ब्लड वेसल बना दूं, ये लो यहाँ पे, इसके अंदर क्या है आपका? वाटरी सब्सटेंस रहता है। इसके अंदर आपका वाटरी सब्सटेंस रहता है।
वाटर सब्सटेंस रहता है। अब ये फैट जो होता है किस चीज का, मैंने बताया किस किस चीज का ट्रांसपोर्ट करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है आपके फैट का, और दूसरा स्टेरॉइड्स का। अब मुझे बताओ, जब ये फैट है, फैट कैसा रहता है, ऑयली रहता है नहीं रहता, बोलो। किसी ने अगर यस मेरी सर। पहली क्लासेस वगैरह लगाई है तो आपको समझ आएगा फैट कैसा रहता है, थोड़ा सा ऑयली रहता है, ऑयली रहता है। और आपका ये जो ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड है या प्लाज्मा है वो कैसा रहता है, बोलो। वाटरी रहता है। आप लोगों ने बताया 99% या 90%, सॉरी 90% के आसपास आपका जो है वो वाटर रहता है। अब मुझे बताओ, अगर एक ग्लास के अंदर मैं पानी को, ऑयल को मिलाऊं और वाटर को मिलाऊं तो मिलेगा क्या? नो सर। नो नहीं सर। मिलेगा। अब कुछ ना कुछ कलाकारी तो करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ कलाकारी तो करनी पड़ेगी। तो लो भाई, थोड़ी सी कलाकारी कर देते हैं। तो कलाकारी करके इसको ब्लड वेसल्स के अंदर भेज। देखो, जो आपके फैट होते हैं ना, फैट या लिपिड्स, ये क्या होता है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है। लिख लो यहाँ पे, जो आपके लिपिड्स होते हैं, जो आपके लिपिड्स होते हैं, सॉरी, जो आपके लिपिड्स होते हैं वो कैसे रहते हैं, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मतलब, पता है किसी को हाइड्रोफोबिक मतलब? वाटरी। है क्या? तो वाटरी। वाटरी नहीं, देखो ध्यान से। हाइड्रोफोबिक मतलब, मान लो लिपिड को ना पानी से डर लगता है। हाइड्रोफोबिक मतलब होता है हाइड्रोफोबिया होता है कि पानी से डर लगना। डर लगना। लिपिड लिपिड जो होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, मतलब ये पानी में नहीं जाएगा। पानी में जाएगा ना तो भाई ये पानी को भी खराब कर देगा और खुद भी खराब हो जाएगा। ठीक है, तो वर्ड को रिलेट करके समझने की कोशिश करो। लिपिड क्या होता है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर रहता है। और जो आपका एल्बुमिन है, जो आपका एल्बुमिन है, जो आपका एल्बुमिन है वो हाइड्रोफिलिक इन नेचर रहता है। हाइड्रोफिलिक इन नेचर रहता है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, एल्बुमिन, जो ये लिपिड्स हैं, इन लिपिड्स के ऊपर, इन लिपिड्स के ऊपर क्या करेगा, एक तरीके से ना घुल जाएगा इनके ऊपर, मतलब कि केमिकली मिल जाएगा। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, तो अगर आप किसी ऑयली चीज को लेते हो तो पानी में मिलाओगे तो नहीं मिलेगा, बट इसके अंदर साबुन का झाग डालोगे, आप लोग साबुन का झाग डालोगे तो ये उस पानी के साथ मिल जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही लिपिड के साथ एल्बुमिन मिल जाता है। और जब ये लिपिड के साथ एल्बुमिन मिल गया तो फिर ये आपके ब्लड वेसल्स के अंदर, आपके प्लाज्मा के अंदर आके ये जो है आपके बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता रहता है। इस तरीके से ये फैट को और स्टेरॉइड को जो है आपका सर्कुलेट करवाता है आपके बॉडी के अंदर। बेटा समझ आया ये? फिर ऑस्मोटिक प्रेशर बताऊंगा क्या होता है। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो आप लोग का माइक ऑन है, चैट बॉक्स ऑन है, आप लोग पूछ सकते सर क्लियर। हैं। यस, सभी को। उषा, मनोज, सिमरन, शिवानी, क्लियर है भाई सभी को? सभी की रिस्पॉन्स आनी चाहिए। अगर मेरे पास एक बच्चे का मैसेज आ रहा है कि मुझे क्लियर है तो मुझे ये लगता है कि बस हाँ, उसी बच्चे को क्लियर है। क्लियर? ठीक है, चलो। अब नेक्स्ट क्या है, एक तो आप लोगों ने पढ़ लिया फैट और स्टील, मुझे कम है। ओके, कोई नहीं, डोंट वरी। जो जो चीज अभी आपको कम समझ आ रही है ना, क्लास के बाद में आप लोग आपको समझाता हूँ। डोंट वरी शिवानी, जाना नहीं बस। देखो, एक आप लोगों ने एक चीज क्या समझा, आप लोगों ने एक तो ये समझा आपने कि कैसे ट्रांसपोर्ट करता है फैटी एसिड्स को या स्टेरॉइड्स को। अब दूसरा समझो, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को कैसे ये मेंटेन करता है। तो लो, इसको भी समझा देता हूँ आप लोगों को मैं, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है।
नो, लो। अब क्या समझ रहे हैं कैसे ये ऑस्मोटिक प्रेशर को मैनेज करता है या मेंटेन करता है? देखो ध्यान से, ये अगर आप लोग नोट्स बना लोगे ना, आई एम टेलिंग यू, ये ऐसे नोट्स बना लो आप लोग, फिर आपको जिंदगी में कभी कहीं से जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को किसी के पास, और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाहे आप कोई भी एग्जाम दे लो, कोई भी एग्जाम दे लो, यूजीसी नेट, हायर एजुकेशन, किसी भी चीज का, आप लोग कहीं पे भी फेलियर नहीं देखोगे, या कोई ऐसा टॉपिक नहीं देखोगे, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं देखोगे जो आपको समझ नहीं आएगा। चलिए अब देखो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। देखो यहाँ पे मान लो ये आपका ब्लड वेसल्स है, इससे बनाता हूँ, ये मान लो आपका ब्लड वेसल्स है, ठीक है। ये लास्ट वाला टॉपिक क्लियर नहीं हुआ, डोंट वरी, मैं बता देता हूँ। ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है इसको भी समझो, डोंट वरी मैं समझाता हूँ। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, एक तरीके से कि जो भी आपका ब्लड है उसको एक प्रॉपर प्रेशर के साथ आपके बॉडी के अंदर सर्कुलेट करना, ठीक है। तो आप लोग यही देखो कैसे आपके बॉडी के अंदर आपके जो ब्लड वेसल्स है उसके अंदर प्रेशर मेंटेन रहता है, क्या सारी चीजें। अब देखो ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या होता है आपका कि ऑस्मोसिस होता है, मतलब ये जो आपका ये एल्बुमिन है, ठीक है, हम एल्बुमिन ही पढ़ रहे हैं ना। एल्बुमिन क्या करता है, जो आपके ब्लड वेसल्स के अंदर वाटर है, ये ब्लड वेसल्स के अंदर आपका जो वाटर है, ये समझ लो आपका वाटर है ब्लड वेसल्स के अंदर, थोड़ा सा और डार्क में, ये ब्लड वेसल्स के अंदर आपका वाटर है, ओके। तो एल्बुमिन क्या करता है, इस ब्लड वेसल्स को होल्ड करके रखता है, इस ब्लड वेसल्स को, सॉरी इस वाटर को होल्ड करके रखता है आपका एल्बुमिन, इसको होल्ड करके रखता है। लिखते जाओ साथ साथ, एल्बुमिन क्या करता है, वाटर को आपके ब्लड वेसल्स के अंदर होल्ड करके रखता है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या करता है कि जो आपके सराउंडिंग में टिश्यूज हैं ब्लड वेसल्स के, मान लो यहाँ पे ये आपके टिश्यूज हैं, ये आपके टिश्यूज हैं सराउंडिंग में, ओके। तो क्या करता है, इन टिश्यूज से भी, मैं आपको सारे प्रोसेस समझाऊंगा अभी, आपको बस जो बोल रहा हूँ वो लिखो अभी। इन टिश्यूज से भी वाटर अंदर की तरफ लाता है और इसको भी जो है होल्ड करके रखता है। टिश्यूज से भी जो वाटर अंदर की तरफ लाया ब्लड वेसल्स में, उसको भी होल्ड करके रखता है। कौन करके रखता है, एल्बुमिन करके रखता है। जरूरत क्यों है इस वाटर को इसके अंदर, आपके ब्लड वेसल्स के अंदर होल्ड करने की जरूरत क्यों है? इसलिए जरूरत है आपके ब्लड वेसल्स में, आपके ब्लड वेसल्स में इसको होल्ड करने की जरूरत इसलिए है ताकि आपके ब्लड के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं भाई, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स हैं, ठीक है, और ये प्लाज्मा तो खुद है ही अपने आप में, प्लाज्मा प्रोटीन तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं। अब आप लोगों ने आरबीसी का स्ट्रक्चर कैसे देखा था, आप लोगों ने आरबीसी का स्ट्रक्चर इस तरीके से कुछ देखा था, बिल्कुल प्लेन सरफेस था उसका। डब्ल्यूबीसी का स्ट्रक्चर गोल लाइक स्ट्रक्चर था, इस तरीके से कुछ ऐसा था। प्लेटलेट्स का स्ट्रक्चर ऐसे कुछ टाइप का था, ठीक है। तो अगर मुझे बताओ, सिर्फ पानी नहीं है आपके ब्लड वेसल्स के अंदर, अगर पानी नहीं है, सिर्फ मैं आरबीसी डाल दूं, सिर्फ मैं अगर आरबीसी डालूं यहाँ पे, सिर्फ मैं आरबीसी डालूं और ये डब्ल्यूबीसी डाल दूं मैं, और ये मैं अगर प्लेटलेट्स डाल दूं, तो ये सही तरीके से मूव हो पाएगा आपके आपके पूरे ब्लड वेसल्स में अच्छे से जा पाएगा ये? आप लोग बताइए मुझे चैट बॉक्स से पहले, अगर पानी नहीं होगा तो ये जो भी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये अच्छे से मूव हो पाएगी आपके बॉडी के अंदर? नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी ना, तब बोलो। अगर किसी को लगता है कि हो पाएगी तो बताओ मुझे, ठीक है। नहीं हो पाएगा क्योंकि भाई इसका स्ट्रक्चर अलग है, अच्छे से नहीं हो पाएगा, ओके, ये आप लोगों को समझ आ गया।
तो वाटर क्या करता है, वाटर क्या करता है, सॉरी, मतलब कि आपका जो एल्बुमिन है प्लाज्मा के अंदर है, ये इन चीजों को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, इन चीजों को बेसिकली ट्रांसपोर्ट करने में, मूव करने में हेल्प करता है एल्बुमिन। ओके, मतलब आपके ब्लड वॉल्यूम को, अगर मैं ये लिख दूं, ये क्या एल्बुमिन क्या करता है, आपके ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ये ना आपका जो ब्लड का पूरा वॉल्यूम है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। गॉट इट? कोई दिक्कत परेशानी इसके अंदर? हाँ, स्मूथलेस नहीं होगी, नहीं हो पाएगी। ठीक है, करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। और दूसरा, ये क्या करता है, आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। अब ब्लड प्रेशर को कैसे मेंटेन करता है? देखो, ब्लड प्रेशर क्या होता है कि आपके जो हार्ट बीट कर रही है, ठीक है, आपका हार्ट जो बीट कर रहा है, और उसके बाद एक बीट में कितने प्रेशर के साथ आपका ब्लड जो है वो बाहर निकल रहा है, जैसे स्ट्रोक वॉल्यूम में 72 ml आपका ब्लड निकल रहा है बाहर, और फिर वो आपके क्या कहते हैं, आर्टरी से कहाँ पे जा रही है, कितने प्रेशर के साथ जा रही है आपकी। तो अगर वाटर नहीं होगा यहाँ पे, तो भाई ये क्या होगा, इसका प्रेशर भी जो है आप देखोगे सही से नहीं हो पा रहा, मतलब कि प्रेशर भी जो है कम ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो वाटर बहुत ज्यादा जरूरत है यहाँ पे। एल्बुमिन क्या करता है, आपके ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करके रखता है और आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके रखता है एल्बुमिन। यही मेन फंक्शन है एल्बुमिन का। ठीक है, इन शॉर्ट ये बस वाटर को मेंटेन करके, जिसकी वजह से ये आगे की तरफ मूव होता है। तो यही आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है, जिसमें क्या होता है एक तरीके से कि आपका एक प्रेशर के साथ यहाँ पे आपका टिश्यूज हैं आपके सराउंडिंग में, वहां से भी वाटर कैरी करके और प्रेशर को मैनेज करता है, मेंटेन करता है, और ब्लड को अच्छे से फ्लो करता है। तो दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत परेशानी? क्लियर है तो बोलो। बस थोड़ा सा रह गया, फिर हमारी क्लासेस खत्म हो रही है, मतलब क्लास हमारी खत्म हो जाएगी आज की। 2-3 टॉपिक और रह गए। ये टॉपिक क्लियर है एल्बुमिन का? बस सर। ओके, ठीक है। तो एल्बुमिन में आप लोग क्या लिखना, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या लिखना है आप लोग, कि ये ब्लड, आप ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करता है और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके रखता है। ओके, तो ये आपका ऑस्मोटिक प्रेशर आप लोगों ने देखा यहाँ पे, मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर। और दूसरा ट्रांसपोर्ट फैटी एसिड्स। अगर आपको सिर्फ ये भी पता है ना कि एल्बुमिन के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करके रखता है, या फैटी एसिड्स या स्टेरॉइड्स को ट्रांसपोर्ट करता है, ये भी बहुत आप लोगों को डिटेल में पता है। और ये प्रोसेस मैंने आप लोगों को बताया, ये तो बहुत ज्यादा डिटेल में, उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती। चलिए, अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका, एल्बुमिन। फिर आपका ग्लोबुलिन है, क्या है, ग्रुप ऑफ प्रोटीन मेड इन लिवर बाय इम्यून सिस्टम, वर्क एज एंटीबॉडीज एंड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल लिवर फंक्शन, ट्रांसपोर्ट आयरन, लिपिड्स एंड फैट सोल्यूबल विटामिन, ये सारी चीजें। अभी देखो यहीं पे देख लो आप लोग, यहीं पे बताता हूं। तो हमने क्या देखा अभी, एल्बुमिन। अब दूसरा कौन सा था प्लाज्मा प्रोटीन, बताओ, दूसरा प्लाज्मा प्रोटीन कौन सा था? ग्लोबुलिन। 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 बेटा एक चीज नोट डाउन कर लो यहाँ पे, क्या है, जो ग्लोबुलिन है ना, ये 3 पार्ट में फर्दर और डिवाइड है, 3 पार्ट में और फर्दर डिवाइड है। एक अल्फा ग्लोबुलिन, एक बीटा ग्लोबुलिन, और तीसरा जो है वो गामा ग्लोबुलिन। ये 3 पार्ट में डिवाइड है। कंफ्यूज नहीं होना, कुछ नहीं है। देखो, ये अल्फा और बीटा जो है, इन दोनों का फंक्शन सेम है, बस गामा का थोड़ा अलग है, वो मैं आप लोग को बताऊंगा। अभी अल्फा और बीटा का दोनों का साथ में पढ़ो, अल्फा ग्लोबुलिन और बीटा ग्लोबुलिन को साथ में पढ़ो आप लोग। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, अल्फा ग्लोबुलिन और बीटा ग्लोबुलिन। लो यहाँ पे मैं अल्फा ग्लोबुलिन और बीटा ग्लोबुलिन लिख लेता हूँ, अल्फा ग्लोबुलिन और बीटा ग्लोबुलिन। अल्फा बीटा ग्लोबुलिन क्या होता है, ये सेम आयरन को, लिपिड को, और जो फैट सोल्यूबल विटामिन है, फैट सोल्यूबल कौन कौन से विटामिन है, लिखो जरा चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में लिखो फैट सोल्यूबल विटामिन। इनको क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, इनको ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, आपके बॉडी के अंदर ये है। और ये भी जो है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करता है, ये भी आपका मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर आप लोग समझ ही चुके हो, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर। हाँ, एडीई के, ठीक है, फैट सोल्यूबल विटामिन कीड़ा, एडीई के।
ये विटामिन बी और सी कौन कौन लिख रहा है? मार पड़ेगी। वो नहीं सर, वो गलती से हो गया, मैं लिख हो रही थी सर, फोन नहीं चलता है। ओके चलिए, तो क्या देखा आपने? अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन जो है आपका, वो आयरन, लिपिड, फैट, सोल्यूबल विटामिन उनको ट्रांसपोर्ट करता है और आपका ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करके रखता है। देखिए अब आइए आपका गामा ग्लोबुलिन पे। तो यहां से आपका क्वेश्चन बना था यूजीसी नेट का बेटा, ठीक है। ये जो गामा ग्लोबुलिन है ना, गामा ग्लोबुलिन, ये क्या करता है? इसको हम लोग इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं। गामा ग्लोबुलिन को हम लोग इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं। यही क्वेश्चन बना था आपका, इम्यूनोग्लोबुलिन। तो क्या होता है? ये आपका इम्यूनिटी के अंदर इन्वॉल्व होता है। ये आपके इम्यूनिटी के अंदर इन्वॉल्व होता है। इम्यूनिटी के अंदर इन्वॉल्व होता है, ये लिख लेना है, इन्वॉल्व इन इम्यूनिटी या इम्यूनिटी इन्वॉल्व, ये लिख लो। इम्यूनिटी के अंदर इन्वॉल्व होता है आपके, मतलब इम्यून सिस्टम में इन्वॉल्व होता है, और इसको हम लोग इम्यूनोग्लोबिन भी कहते हैं, और ये एक एंटीबॉडीज भी काम करता है। ओके, तो बस इतना लिख लो आप लोग, इतना ही बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब इतना ही आपके लिए सफिशिएंट है, डिटेल में और जाने की जरूरत नहीं है। ओके, तो गामा ग्लोबुलिन को हम लोग इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं, जो आपका इम्यूनिटी के अंदर इन्वॉल्व होता है। देखो यहाँ पे ये चीज लिखी हुई है आपका, लिवर फंक्शन में आयरन, लिपिड, फैट सोल्यूबल विटामिन के क्या कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन में आपको हेल्प करता है। ये आपके लिवर में बनता है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, और ये एज अ एंटीबॉडीज भी वर्क करता है। और ग्रुप ऑफ प्रोटीन इन आवर ब्लड वो होता ही आपको, ठीक है। चलिए, ये ग्लोबुलिन भी आपका हो चुका है। नेक्स्ट देखो, अब ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं। सीरम क्या है? तो ब्लड प्लाज्मा विदाउट फिब्रिनोजन थिन लिक्विड लेफ्ट आफ्टर ब्लड क्लॉटेड इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड मैट्रिक्स ऑफ ब्लड। तो यही है ना कि जो ब्लड आपका बचा हुआ है, ब्लड क्लॉटिंग होने के बाद जो बचा हुआ ब्लड है, दैट इज अ सीरम। ओके, लिम्फ क्या है? ये आप लोग पढ़ोगे लिम्फेटिक सिस्टम में। तो लिम्फ क्या करता है? आपके बैक्टीरिया को कैप्चर करता है, जैसे कि अगर किसी को लिम्फेंटियासिस हो गया तो वहां पे जाता है, तो लिम्फ ही आपका कैप्चर करता है और उसको डिस्ट्रॉय वगैरह करता है। इस्कीमिया क्या होता है? जब आपका इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई हो जाए आपके किसी ऑर्गन में, तो उसको हम लोग इस्कीमिया कहते हैं। हाइपोग्लाइसेमिया, लो ब्लड शुगर लेवल, ड्यूरेशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग 4 to 10 मिनट। हिमोफीलिया, ब्लड डिसऑर्डर, इसके अंदर आपका ब्लड क्लॉट जो है वो नॉर्मली नहीं हो पाता, हेरिडिकल डिजीज है, और इसको हम लोग क्रिसमस डिजीज भी बोलते हैं। तो ये भी आप लोग नोट डाउन करके रखिएगा। फिर ये क्या है? कलर ऑफ प्लाज्मा इज येलो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बिलिरुबिन। तो बिलिरुबिन की प्रेजेंस में आपका जो प्लाज्मा का कलर होता है वो येलो होता है बेटा। ओके, नेम ऑफ फ्लूइड दैट इज लेफ्ट आफ्टर ब्लड क्लॉटिंग, तो दैट इज अ सीरम, मैंने आपको बताया ही है। लिक्विड ऑफ पार्ट ऑफ ब्लड, प्लाज्मा होता है आपका। फिर उसके बाद ब्लड कैंसर ऑल्सो कॉल्ड ल्यूकेमिया, एबनॉर्मल इंक्रीज ऑफ WBC। तो इसमें क्या होता है? खुद की बॉडीज को खत्म करने लग जाता है। इंस्ट्रूमेंट यूज टू काउंट ब्लड सेल्स, दैट इज हिमोसाइटोमीटर, और प्रिवेंट द फॉर्मेशन ब्लड क्लॉटिंग, हिपैरिन, एंटीकोगुलेंट जो आपका हिपैरिन है। पीएच लेवल जो आपके ब्लड का होता है दैट इज 7.4, मैंने आपको बता रखा है डिटेल में कि पीएच लेवल क्या होता है, 7 से बिलो कैसे होता है, अबव 7 क्या होता है। स्प्लीन को हम लोग ब्लड बैंक भी कहते हैं, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं। AB ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल रिसीवर है, O ब्लड ग्रुप जो है यूनिवर्सल डोनर है। इराइथ्रोपोइसिस आपका आरबीसी का प्रोडक्शन करने में प्रोसेस को हम लोग जो है इराइथ्रोपोइसिस कहते हैं। और विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड जो है आपका आरबीसी के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल। तो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ये हमें ब्लड ग्रुप को स्पेसिफिक डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, इससे क्वेश्चन हमारा नहीं आता, यूजीसी नेट का हो या फिर टीजीटी पीजीटी का हो। इसके अंदर बस आपसे ज्यादा ये पूछेगा कि यूनिवर्सल डोनर कौन है या यूनिवर्सल रिसीवर कौन है, तो बस ये आप लोग ध्यान में रखिए। चलिए, आप पूछिए बेटा, किसी को कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है तो लेट मी स्टॉप रिकॉर्डिंग।